नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों ये PGCIL न्यूमेरिकल का पार्ट 2 होने वाला है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द करंट थ्रू द 20 ओम रजिस्टर, 20 ओम प्रतिरोधक से धारा ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। ये ग्राउंड है, जो पॉइंट बी है ये ग्राउंड है और पॉइंट ए हमारा हायर पोटेंशियल है। अगर करंट की डायरेक्शन नहीं दी गई है तो हम ये मान के चलेंगे कि सारा करंट जंक्शन से बाहर जा रहा है, यानी कि ये करंट, ये करंट, ये करंट, तो तीनों करंट आपके जंक्शन से बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब लगाएंगे हम नोडल एनालिसिस, नोड वोल्टेज। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, समझ आ जाएगा, बहुत इजी। हमें 2 वोल्टेज गिवन है ये मान के चलिए। अब हम यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं I1, I2, I3। ये वैल्यू दे दी हमने क्योंकि तीनों हमारे जंक्शन से बाहर निकल रहे हैं। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि कोई भी इनकमिंग करंट नहीं है। तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। अब I क्या होता है? V अपॉन में R। अब मैंने A को हायर पोटेंशियल माना है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ हायर पोटेंशियल। और एक और चीज, ये हमारा वोल्टेज का साइन है, ठीक है। ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और ये एक दूसरा वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर दोस्तों पॉजिटिव का सिरा पॉजिटिव के साथ जा रहा है तो हम उसको लिखते हैं नेगेटिव या -V। ये साइन कन्वेंशन है, इसको याद रख लेना। अगर आपको नेगेटिव भी लेना है, मान के चलिए अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है, ऐसे पॉजिटिव भी लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको सारी इक्वेशन को इस तरह से बनाना पड़ेगा उस सर्किट में। एक सर्किट है, मान के चलिए ये सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं। अब यहाँ पे तो आप इस नियम को फॉलो कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लिखूंगा। यहाँ पे आप इस नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं पॉजिटिव पॉजिटिव को मैं पॉजिटिव ही लिखूंगा। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप उस सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ तो पूरे सर्किट में पॉजिटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव लिखिए या पॉजिटिव पॉजिटिव को नेगेटिव लिखिए, तभी आप क्वेश्चन आपकी सॉल्व होगी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलेंगे तो उसी नियम को ज्यादातर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे नेगेटिव लिख लेंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ये तो पॉजिटिव है लेकिन इसका दूसरा सिरा नेगेटिव है। जब पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो उस केस में हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे। पॉजिटिव होता है हाई पोटेंशियल और ये भी क्या है? हाई पोटेंशियल। अगर दोस्तों दोनों हाई पोटेंशियल पे है तो उस केस में, जैसे ये भी हाई पोटेंशियल पे, ये भी हाई पोटेंशियल पे, तो उस केस पे नेगेटिव। अगर एक हाई पोटेंशियल पे एक लो पोटेंशियल पे तो उस केस में नेगेटिव। ठीक है, ये हमने इस सर्किट में ऐसे ही करना है। तो क्योंकि ये ग्राउंड है और ग्राउंड हमेशा लो पोटेंशियल पर रहता है और ये वाला पॉइंट ग्राउंड से अबव है, इसको हमने हाई पोटेंशियल मान लिया। तो I1 कितना हो जाएगा? V माइनस ये हाई पोटेंशियल पे और यहाँ से करंट जा रहा है और ये 10 वोल्ट भी हाई पोटेंशियल पे, तो ये कितना हो जाएगा? दोनों हाई पोटेंशियल पे, तो -10 अपॉन में ये रेजिस्टेंस 2 ओम प्लस यहाँ पे वोल्टेज कितना है? एक और चीज यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे वोल्टेज है V, ठीक है। ये वाला जो A पॉइंट है यहाँ पे वोल्टेज V है और इस नोड पे कितना हो जाएगा? वोल्टेज V अपॉन में 20। और ये इस नोड पे कितना होगा? इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना होगा? अब इसमें देखिए ये हायर पोटेंशियल पे है और यहाँ पे नेगेटिव है, यानी कि ये लो पोटेंशियल पे है, यहाँ पे माइनस है। तो जब हायर और लोअर पोटेंशियल मिलते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा V प्लस 20 अपॉन में 4 ओम। इसको आप सॉल्व कीजिए तो कितना निकल के आएगा? 20 2 10 10 वोल्ट माइनस 100 प्लस V प्लस 5 वोल्ट प्लस में 100। इससे ये कट गया, ठीक है। तो ये बचेगा 10 वोल्ट है और ये प्लस V और प्लस 5V, तो हो जाएगा 16 वोल्ट अपॉन में 20 इक्वल्स टू 0। तो ये ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 16 वोल्ट इक्वल्स टू 0 और तो V कितना आ जाएगा? V आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ, V आ जाएगा 0/16। तो V का मान कितना आएगा? 0, क्योंकि ऊपर 0 है। तो I कितना होता है? V अपॉन में R। तो V ऑलरेडी हमारा 0 है, R कितना है? 20 ओम है, तो I भी कितना आएगा? 0 एम्पेयर। तो यहाँ पे जो I का मान निकल के आएगा वो दोस्तों 0 एम्पेयर निकल के आएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 17 है, द वोल्टेज अक्रॉस 11 ओम रजिस्टर इन दी सर्किट शोन बिलो इज। नीचे दर्शाए गए परिपथ में 11 ओम प्रतिरोध वोल्टेज का मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है। तो एक और कंडीशन होती है कि इन पैरेलल समांतर में वोल्टेज समान रहता है। इन पैरेलल द वोल्टेज आर सेम। तो यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ पे भी कितना होगा दोस्तों? 10 वोल्ट होगा। तो 11 ओम के अक्रॉस अब हमें वोल्टेज निकालना है। तो ये तो हमें एक वोल्टेज पता लग गया, 4 ओम के अक्रॉस कितना है? 10 वोल्ट है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे अब KCL का नियम। तो KCL का हम नियम लगा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ तो जब हम करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में, तो करंट यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा। तो अगर आपका करंट जा आपका नेगेटिव से रहा है, निकल पॉजिटिव से रहा है, तो आप इसको पॉजिटिव लिखिए या इसको नेगेटिव लिखिए। सेम यहाँ पे भी करिए। अगर जा नेगेटिव
पॉजिटिव से रहा है, निकल पॉजिटिव से रहा है, तो इसको पॉजिटिव लिखिए या नेगेटिव लिखिए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसने किसे टच करा, नेगेटिव को टच करा या पॉजिटिव टच करा, उसी साइन को मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 11 ओम में, तो यहाँ पे पहले इसने नेगेटिव को टच करा, तो ये हो जाएगा -V1। फिर यहाँ पे अब क्योंकि यहाँ का साइन कन्वेंशन देखेंगे इस 10 वोल्ट का, तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इसके अक्रॉस, क्योंकि वोल्टेज तो पैरेलल के अक्रॉस सेम रहता है और साइन कन्वेंशन भी सेम रहता है, साइन भी चेंज नहीं होते। तो ये माइनस था तो यहाँ पे माइनस, और ये प्लस था पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये प्लस। यहाँ से भी लूप पहले किसे टच कर रहा है, नेगेटिव को टच कर रहा है, तो -10 वोल्ट क्योंकि इसके अक्रॉस 10 वोल्ट का वोल्टेज था। और फिर ये करंट यहाँ से गया और इसने पहले किसे टच करा, नेगेटिव को, तो -19V1 इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे दोनों ऐड, तो हो जाएगा -20V1 माइनस के 10 इक्वल्स टू 0, -20V1 इक्वल्स टू 10 और V1 इक्वल्स टू 10/20, माइनस का साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का, तो माइनस का 1/2 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है द EMF ऑफ अ सेल फॉल्स फ्रॉम 2.1 वोल्ट टू 1.8 वोल्ट व्हेन इट्स टर्मिनल आर joined to an external resistance of 4 ohm. The value of current flowing through an external resistance is। एक सेल का EMF 2.1 वोल्ट से गिरकर 1.8 वोल्ट हो जाता है जब इसके टर्मिनल को 4 ओम के बाहरी प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। बहाव प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों इसको क्वेश्चन को समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है और ये इसका EMF है, और कितने ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, और ये EMF 2.1 वोल्ट का है। जब हमने 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाया तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आया, 1.8 वोल्ट वोल्टेज आया। तो हमें इसका करंट ज्ञात करना है, इसमें क्या करंट फ्लो कर रहा होगा। सिंपल है, बस क्वेश्चन में यही समझने की बात थी कि जब हमने रेजिस्टेंस लगाया तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज आया, वो 1.8 वोल्ट आया, तो इसमें बहने वाला करंट कितना होगा। तो I इक्वल्स टू होता है V में V/R। यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 1.8 वोल्ट, और R कितना है, 4। तो ये इसको आप काटेंगे तो आएगा 0.45 एम्पेयर। तो 4 ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है 0.45 एम्पेयर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज 8 पोल एंड ऑपरेट एट 20% स्लिप, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट। एक 3 चरण 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर में 8 ध्रुव होते हैं और यहाँ 20% सरपण पर काम करती है। रोटर धारा आवृत्ति क्या होगी। दोस्तों रोटर फ्रीक्वेंसी होती है स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ इसको ऐसा लिख सकते हैं FR इक्वल्स टू, ये रोटर फ्रीक्वेंसी है, S इंटू FS। तो यहाँ पे 20% स्लिप पे ये काम कर रही है, तो 20% स्लिप पे ये काम कर रही है, तो 20/100, तो यानी कि 0.2 स्लिप पे काम कर रही है। और इसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, तो इससे रोटर फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, तो 0.2 इंटू 50, तो ये हो जाएगा दोस्तों 10 हर्ट्ज। तो रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आई, 10 हर्ट्ज निकल के आई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ PMMC डिवाइस इज 75 मिलीवोल्ट, इट्स शो अ रीडिंग ऑफ 25 मिलीएम्पेयर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू 50 एम्पेयर। जब एक PMMC उपकरण के टर्मिनल पर विभवांतर 75 मिलीवोल्ट होता है तो वहाँ 25 मिली एम्पेयर का पाठ्यांक दर्शाता है। 50 एम्पेयर के संगत फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए शंट प्रतिरोध का मान क्या होगा। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना। तो हमें शंट रेजिस्टेंस निकालना है, शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों RSH इक्वल्स टू RM अपॉन में IM माइनस का 1। दोस्तों यहाँ पे RM होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, I होता है रिक्वायर्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन, IM होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट, और RSH शंट रेजिस्टेंस। तो हमें क्या क्या गिवन है उसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है दोस्तों 75 मिलीवॉट, यहाँ पे डिफ्लेक्शन करंट कितना दिया हुआ है, 25 मिली एम्पेयर का डिफ्लेक्शन करंट दिया हुआ है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कितना है, 50 एम्पेयर का यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस निकल जाएगा RM, वो कितना होगा, VM अपॉन में IM। तो VM है 75 इंटू 10 की पावर -3 और IM है 25 इंटू 10 की पावर -3, दोनों मिली एम्पेयर में। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, तो RM आएगा 3 ओम। RM की वैल्यू आ चुकी है, I की वैल्यू में ऑलरेडी पता है, IM की वैल्यू में ऑलरेडी पता है। तो अब इस फॉर्मूले में RM अपॉन I अपॉन IM -1 में वैल्यू को पुट करते हैं। RM कितना निकला था 3, फुल स्केल करंट कितना है 50 एम्पेयर, डिफ्लेक्शन करंट कितना है 25 इंटू 10 की पावर
-3 क्योंकि 25 मिली एम्पेयर था, -1 इससे ये जाएगा 2 टाइम और ये इसके साथ तो ये आएगा 3 अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर 3 -1 तो 2 इंटू 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं 2000 -1 तो 3 अपॉन इसको माइनस करेंगे आएगा 1999 और इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -3। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस नेम्ड ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 respectively. The length of the wire in the 3 branches being proportional to 1, 2 and 4. If wire of the same material and cross section are used, what are the value of the current in branch 1, branch 2 and branch 3 respectively? 10 एम्पीयर की एक विद्युत धारा को क्रमश शाखा 1, शाखा 2 और शाखा 3 नामक 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है। तीनों शाखाओं में धारा की लंबाई 1, 2, 4 के अनुपात में होती है। यदि इसमें से एक ही पदार्थ और अनुप्रस्थ काट वाले तारों का उपयोग किया जाता है तो शाखा 1, शाखा 2 और शाखा 3 में धाराओं का मान क्रमश क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन तो आपको काफी ज्यादा लंबा लग रहा होगा, लेकिन क्या इतना लंबा क्वेश्चन है ये, इसको हम डिवाइड करते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया कि 10 एम्पीयर के करंट को 3 ब्रांचों में डिवाइड करा गया है। पहले हम 10 एम्पीयर का करंट का सोर्स बना लेते हैं। ये 10 एम्पीयर का करंट का सोर्स है, इसको 3 ब्रांचों में डिवाइड करा गया है। तो अगर ब्रांचों में डिवाइड हो रहा है तो यानी कि सर्किट पैरेलल में है, तो ये हमारे 3 ब्रांचेस लग गई, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3। तो इसको हम R1 लिख लेते हैं, इसको R2 लिख लेते हैं, इसको R3 लिख लेते हैं। अब तीनों ब्रांचेस में द लेंथ ऑफ द वायर इन द 3 ब्रांचेस बीइंग प्रोपोर्शनल टू 1, 2 एंड 4। अब दोस्तों क्योंकि वायर में सेम मटेरियल और सेम क्रॉस सेक्शन यूज हो रहा है, क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम है, तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे 1 ओम आ गया, यहाँ पे 2 ओम आ गया और यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस आ गया। अब क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले क्या करना है, हमें वोल्टेज फाइंड आउट कर लेना है। तो 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो इनका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले इन 2 रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 1 प्लस 2, 1 इंटू 2 2, 1 प्लस 2 2/3। अब 2/3 किसके पैरेलल में होगा, R3 के पैरेलल में होगा। तो 2/3 इंटू 4 अपॉन में 2/3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 8/3। नीचे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 12 अपॉन में 3, यही आएगा। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 8 अपॉन में 14 और इसे सॉल्व करेंगे 2 4 जाए 8 अपॉन में 7। तो दोस्तों ये निकल के आएगा टोटल रेजिस्टेंस 4/7। अब ये वाला जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनेगा 4/7। ये 10 एम्पेयर है, तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। वोल्टेज कितना हो जाएगा I इंटू आर, तो यहाँ पे 10 इंटू 4/7, तो I आ जाएगा दोस्तों 40/7। I का मान निकल गया। अब हमें तीनों में करंट का मान निकालना है। अब क्योंकि ये सर्किट पैरेलल में है तो इसमें सब में वोल्टेज तो सेम रहेगा, तो करंट निकालना है। तो I1 कितना हो जाएगा यहाँ पे V अपॉन में R, यानी कि 40/7 अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा 40/7 और इसको आप सोल्व करेंगे तो आएगा 5.71 एम्पेयर। अब 5.71 एम्पेयर कहीं आ रहा है इस वाली इक्वेशन में, ऑप्शन नंबर बी में 5.71 आ रहा है, और कहीं 5.71 है नहीं है। तो बस एक आपने वैल्यू निकाली और एक वैल्यू आपकी I1 की वैल्यू मैच हो गई और बाकी किसी में I1 की वैल्यू सेम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। बाकी की वैल्यू आप खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है 220 वोल्ट 3 फेज वोल्टेज इज अप्लाई टू अ बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड 3 फेज सप्लाई रेजिस्टिव लोड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रिएक्टिव पावर टू एक्टिव पावर। दोस्तों एक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = 3VP IP cos phi, और रिएक्टिव पावर जो होती है वो होती है 3VP IP sin phi। यहाँ पे VP IP क्या है, फेस वोल्टेज और फेस करंट। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लोड रजिस्टिव है। जब लोड प्योर रजिस्टिव होता है तो पावर फैक्टर 1 होता है। यहाँ से ये कह सकते हैं जब पूरा लोड रजिस्टिव होगा तो AC सोर्स भी DC सोर्स की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि DC सोर्स में कोई भी रिएक्टेंस वोल्टेज नहीं होता। तो अब पावर क्या हो जाएगी 3VP इंटू IP। एक्टिव पावर की बात करें तो cos phi, तो cos phi पावर फैक्टर 1 हो गया, तो P = 3VP इंटू IP ये बचेगा। cos phi की वैल्यू 1 कब होती है, जब cos का एंगल 0 डिग्री हो, यानी कि phi की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री होगी। तो इस केस में अगर साइन की बात करें तो साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे क्या होती है 0 होती है। तो रिएक्टिव पावर कितनी हो जाएगी 3VP इंटू IP इंटू 0, तो 0 हो जाएगी। और वैसे भी रेजिस्टिव लोड है तो वहाँ पे रिएक्टिव पावर तो होती ही नहीं है, इस चीज को भी ध्यान रखना। तो हमें क्या
निकालना था रेशियो ऑफ रिएक्टिव पावर टू एक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर कितनी हो जाएगी 0 और एक्टिव पावर क्या है 3 Vp इंटू IP। तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे रेशियो क्या आएगा 0 आएगा। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, जब प्योर रेजिस्टिव लोड है तो वहाँ पे रिएक्टिव पावर होती ही नहीं है, तो रिएक्टिव पावर 0 होगी तो रेशियो भी आपका 0 होगा। क्वेश्चन देख के सॉल्व हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कैपेसिटर इज अलाउड टू एक्यूमुलेट द चार्ज थ्रू अ 3.5 एम्पीयर करंट, हाउ मच टाइम विल इट रिक्वायर टू एक्यूमुलेट अ चार्ज ऑफ 70 माइक्रोकूलम चार्ज। एक संधारित्र को 3.5 एम्पीयर धारा के माध्यम से आवेश को संचित करने की अनुमति है, इसे 70 माइक्रोकूलम आवेश को संचित करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों चार्ज होता है Q I इंटू टी, यानी कि चार्ज किसके बराबर है करंट इंटू टाइम के चार्ज बराबर है। तो चार्ज यहाँ पे कितना गिवन है 70 माइक्रोकूलम यहाँ पे चार्ज गिवन है, करंट हमें गिवन है 3.5 एम्पेयर, टाइम हमें निकालना है। तो 70 इंटू माइक्रोकूलम है तो उसको कूलम में चेंज करेंगे, करंट एम्पेयर में तो उसको ऐसे ही रहने देंगे, और इंटू टाइम, तो टाइम हो जाएगा यहाँ से 70 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 3.5। इसको आप सोल्व करेंगे, ये कटेगा 2 से 3.5, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट को हटा के 0 लगा दिया है। 2 इंटू 10 हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -6, तो 20 इंटू 10 की पावर -6 कितना हो जाएगा 20 माइक्रो सेकेंड। सो 20 माइक्रो सेकेंड इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है अ रजिस्टर ऑफ 6 ohm and an inductor having inductive reactance of 8 ohm are connected in series to a 250 volt 50 hertz supply. Calculate the active power consumed. 6 ओम के एक प्रतिरोध और 8 ओम के एक प्रेरक प्रतिघात वाले एक प्रेरक 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से श्रृंखला में संयोजित है, इसके द्वारा उपभोग सक्रिय शक्ति की गणना कीजिए। हमें एक्टिव पावर निकालनी है दोस्तों, और एक्टिव पावर होती है P = VI cos phi। यहाँ पे लोड क्या है रजिस्टर और इंडक्टर लोड है, यानी कि RL टाइप लोड है, रजिस्टिव इंडक्टिव लोड। और रजिस्टिव इंडक्टिव लोड में जो करंट होता है I वो होता है किसके बराबर रजिस्टेंस और रिएक्टेंस के रूट के बराबर होता है, और पावर फैक्टर किसके बराबर होता है इसमें। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, जो ये मैं लिख रहा हूँ ना इन चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। पावर फैक्टर होता है दोस्तों cos phi cos tan इनवर्स XL अपॉन XR। यहाँ पे XL इंडक्टिव रिएक्टेंस और R क्या होता है रेजिस्टेंस होता है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो R कितना गिवन है 6 ओम, और XL इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना गिवन है आपको 8 ओम का इंडक्टिव रिएक्टेंस गिवन है, वोल्टेज 250 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज गिवन है। तो ये वाला फॉर्मूला पहले अप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 वाला। तो I निकल के आएगा V 250 अपॉन में 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 250 अपॉन 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 64 अंडर रूट, तो ये 100 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर कितना होता है 10 होता है, तो 250 अपॉन में 10, तो ये हो जाएगा I कितना आएगा 25 एम्पियर। इतना क्लियर हो गया आपको। उसके बाद हम अब दूसरी इक्वेशन इसका इस्तेमाल करेंगे पावर फैक्टर निकालने के लिए। तो cos phi इक्वल्स टू cos, तो tan इनवर्स 8/6 XL/R। ये वाला जो हिस्सा है एक्चुअली में इतना आएगा नहीं, लेकिन ठीक है कर देते हैं इसे सॉल्व भी। तो tan इनवर्स इसको थोड़ा कट करते हैं, 2 4 8 3 4/3। तो दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ये आएगा भी नहीं। क्वेश्चन यहाँ तक होना चाहिए था कि करंट कितना निकलेगा अकॉर्डिंग टू ITI, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा ITI से ऊपर लेवल का पार्ट है। tan इनवर्स 4/3 होता है 53 डिग्री, और cos 53 डिग्री होता है 0.6। तो पावर फैक्टर कितना निकल के आया 0.6। तो पावर कितनी निकल के आएगी 250, I कितना है 25, और पावर फैक्टर कितना निकल के आया 0.6 को आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.75 किलोवाट। ओके मैंने यहाँ पे ऑप्शंस गलत डाल दिए थे, तो 3.75 किलोवाट इसका राइट ऑप्शन होगा। सो दोस्तों मैंने थोड़ा क्वेश्चन भी यहाँ पे चेंज कर दिया था, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसको समझाने के लिए अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, तब आपको ये tan इनवर्स को कैसे चेंज करना है, इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है वो अलग से समझाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन चेंज कराया मैंने केवल फिर करंट के मान को ज्ञात करने के लिए बोला है। तो इसमें करंट का मान आएगा दोस्तों 25 एम्पेयर, तो जो भी ऑप्शन होगा उसमें 25 एम्पेयर वाला वो इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है 100 किलोवाट 200 वोट लॉन्ग शंट कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर हैज नेग्लिजिबल आर्मेचर रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द सप्लाई करंट। एक 100 किलोवोल्ट 200 वोल्ट लंबे शंट कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर में आर्मेचर प्रतिरोध नगण्य है, आपूर्तित विद्युत धारा का मान क्या होगा। हमें दोस्तों करंट निकालना है। पावर यहाँ पे कितनी गिवन है 100 किलोवाट पावर गिवन है, वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट हमें वोल्टेज गिवन है, I हमें फाइंड आउट करना है। तो पावर होती है V इंटू I, तो पावर 100 इंटू किलोवाट में है तो 10 की पावर 3 इक्वल्स टू 200 इंटू I, तो I यहाँ से निकल जाएगा 100 अपॉन में 200
इंटू 10⁻3, इससे ये कटेगा और ये हो जाएगा 1000 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 500 एम्पेयर। आई कितना निकल के आएगा दोस्तों? 500 एम्पेयर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, आ 220 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल वाइंडिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रन एट 97% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लिप? 220 वोल्ट 6 ध्रुव 50 हर्ट्ज वाली एकल कुंडल एकल प्रेरण मोटर 97% की तुल्यकालिक गति पर चलती है, सरपी एस का मान क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? पोल गिवन है 6, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, तो इससे हम सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेंगे, वो कितनी होगी? 120 एफ अपॉन में पी, तो 120 इंटू 50 अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा 1000 आरपीएम। रोटर स्पीड कितनी गिवन है? एनआर 97% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, तो 97% ऑफ एनएस गिवन है, तो दोस्तों ये हो जाएगा 97 अपॉन में 100, और यहाँ पे एनएस कितना निकाला हमने? 1000, यानी कि एनएस यानी सिंक्रोनस स्पीड, तो इससे ये कट जाएगा कितने बार? 10 बार। तो रोटर स्पीड एनआर कितनी आएगी? 970। अब हमें स्लिप निकालनी है, तो स्लिप होती है एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड को स्लिप बोला जाता है। अब हमें दोनों चीजें पता है, तो एस हो जाएगा 1000 माइनस 970 अपॉन 1000, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 30 अपॉन में 1000, इससे ये काटेंगे तो स्लिप हो जाएगा 0.03। ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट विल बी द रेटेड करंट ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑफ पावर 25 किलोवाट एम्पेयर 2200 टू 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज। एक एकल फेज परिणाम है जिसकी क्षमता 25 किलोवोल्ट एम्पेयर 2200/220 वोल्ट 50 हर्ट्ज है। द्वितीयक कुंडल की निर्धारित विद्युत धारा क्या होगी? दोस्तों सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की जो पावर रेटिंग होती है, पावर रेटिंग ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, वो कितनी होती है? वो होती है KVA इंटू VI, ये इसकी पावर रेटिंग होती है। अब हमें KVA कितना गिवन है? 25 KVA गिवन है, तो 25 KVA को चेंज करेंगे VA में इंटू 10⁻3 VA, ये इसकी पावर है। हमें सेकेंडरी वाइंडिंग का रेटेड करंट निकालना है, तो हम सेकेंडरी वोल्टेज लेंगे। सेकेंडरी वोल्टेज कितना है? वो गिवन है दोस्तों 220 वोल्ट, तो इससे सेकेंडरी करंट निकल जाएगा। सेकेंडरी करंट कितना हो जाएगा? ये I है, ये I इक्वल्स टू KVA अपॉन में V। KVA क्या है? 25 इंटू 10⁻3 अपॉन में 220, तो उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आएगा 113.636 एम्पेयर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि 113.63 और 64 ऑलमोस्ट इक्वल टू क्लोज है। सो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बैटरी कंसिस्ट ऑफ 20 सेल ईच ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम कनेक्टेड 5 इन सीरीज पर रो एंड 4 रो इन पैरेलल। द EMF एट द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एक बैटरी में 20 सेल है जिसमें से प्रत्येक का EMF 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है। इसमें प्रति पंक्ति के आधार पर 5 श्रेणियां और समांतर में 4 पंक्तियां जोड़ी हुई है। बैटरी के आउटपुट टर्मिनल पर EMF का मान क्या होगा? दोस्तों अगर बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है तो उस केस में रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज ऐड होते हैं, ठीक है। और अगर बैटरी पैरेलल में कनेक्ट है तो उस केस में रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज सेम रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 5 को तो श्रेणी में जोड़ा गया है, तो उन 5 का टोटल EMF कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1.5, वो कितना हो जाएगा? 7.5 वोल्ट, ठीक है। और हर एक का आंतरिक प्रतिरोध कितना था? 0.2 था। तो रेजिस्टेंस सीरीज में कितना हो जाएगा? सबको जोड़ देंगे तो 0.2 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा? 1 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये बात हो गई जब सीरीज में इनको जोड़ा गया बैटरी को। और दोस्तों जो वोल्टेज निकल के आया है और जो रेजिस्टेंस निकल के आया है, इन्हें हमने जोड़ा है पैरेलल में। तो अब जो बनेगा इसका डायग्राम वो कुछ ऐसा बनेगा। तो दोस्तों ये बना इसका कुछ डायग्राम। तो ये 7.5 वोल्ट, रेजिस्टेंस 1 ओम, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे, सेम यहाँ पे। तो अब हमें क्या निकालना है? आउटपुट EMF निकालना है। तो इसका आउटपुट EMF क्या होगा? ये सारे किस में लगे हुए हैं? सारे ये जो बैटरी है वो पैरेलल में लगी हुई है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। अगर यहाँ पे 7.5 है, यहाँ पे 7.5 है, यहाँ पे 7.5 है, तो टोटल EMF भी कितना होगा? वो भी 7.5 वोल्ट होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ सिग्नल शोन इन द फॉलोइंग। नीचे दर्शाए गए सॉटूथ तरंग का औसत मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमें सॉटूथ वेव दे रखी है, हमें इसका एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है?
वी एवरेज वो होती है दोस्तों 0.5 VM, या वी एवरेज को 1/2 VM बोला जा सकता है। यहाँ पे VM है मैक्स वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज। अगर आप फिगर में देखें तो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे कितनी है, ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज है 200 वोल्ट। बस निकल गया, एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 इंटू VM 200 वोल्ट, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा तो 100 वोल्ट आएगा। तो वी एवरेज कितना आया दोस्तों 100 वोल्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।